हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल और कुलदीप। तो चलिए अब मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स से शुरू करते हैं। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1919। पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर 1919 में जनरल परवेज मुशर्रफ नाम के एक आदमी ने एक मिलिट्री कूप लेड किया। मिलिट्री कूप का मतलब उन्होंने सेना के कुछ अधिकारियों के साथ प्लानिंग करी और उन लोगों ने मिलकर विद्रोह कर दिया, यानी कि अब उन्होंने जो सरकार थी उसकी बातें मानने से इनकार कर दिया। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उन्होंने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया। ओवरथ्रू का मतलब यूँ नहीं कि उठा के फेंक दिया, इसका मतलब है कि उन्होंने वहाँ के सारे लोगों को उनके पदों से हटा दिया और खुद उनके पदों पर जाकर के बैठ गए। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसे हम वोट देकर चुनते हैं। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और उन्होंने खुद को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव वो होता है जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं होता। उसके पास सारी पावर्स प्रेसिडेंट की होती हैं, बस उसके नाम के आगे प्रेसिडेंट नहीं लगता, वो चीफ एग्जीक्यूटिव लगता है। लेटर ही चेंज हिज डेसिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। बाद में कुछ टाइम बाद उन्होंने ना अपना डेसिग्नेशन, यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव उन्हें कहा जाता था पहले, वो चेंज करके प्रेसिडेंट कर दिया कि अब मुझे प्रेसिडेंट कहो सब। And in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। और 2002 में ना उन्होंने एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम का मतलब होता है आम चुनाव, वोटिंग को भी रेफरेंडम कह देते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे। उन्होंने एक रेफरेंडम कराया कंट्री के अंदर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर, जिसमें उनको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया। 5 ईयर यानी कि वो 5 ईयर अभी और प्रेसिडेंट बने रहेंगे। ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन and democratic activists said that the referendum was based on fraud and malpractices। जो आगे लिखा है मैंने बता दिया पहले। तो पाकिस्तानी मीडिया जो है और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, वहाँ के डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट यानी कि जो लोकतंत्र के लिए हमेशा सजग रहते हैं, कुछ भी गलत हो तो सबसे पहले उठकर खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि जो रेफरेंडम कराया गया ना, ये वोटिंग जो कराई गई, ये बिल्कुल फ्रॉड पे बेसिक करप्शन हुआ है इसमें पूरी तरह से, और मल प्रैक्टिस, यानी कि परवेज मुशर्रफ ने लोगों को अपने दोस्तों या फिर कई अधिकारियों की मदद से डरा धमका कर भी वोट गिरवाया अपने हक में। तो इन्होंने ये कहा। तो चलिए इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan। अगस्त 2002 में उन्होंने क्या करा कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नाम का एक क्या कहते हैं लॉ जारी किया, और उन्होंने उसे कैबिनेट से पास भी करवा लिया। और इस लॉ ने, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नाम का लॉ था, इसने कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अमेंड कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया उसमें थोड़ा। अब अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। जो प्रेसिडेंट है उसके पास एक पावर है कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज इनको डिसमिस कर सके, यानी कि इनको हटा सके। इसे पसंद नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पर है तो वो उन्हें तुरंत हटा देगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो The work of the civilian cabinet is supervised by National Security Council, which is dominated by military officers। तो जो सिविलियन काउंसिल का मतलब, जो आप ये पार्लियामेंट वगैरह सुनते हैं, सिविलियन काउंसिल भी कह देते हैं। तो सिविलियन काउंसिल का जो काम होता है ना, जो वहाँ पे काम होते हैं, वो सुपरवाइज किए जाते थे किनके द्वारा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये सारे काम सुपरवाइज किए जाते थे पाकिस्तान में, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, जिसके अंदर मिलिट्री ऑफिसर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री ऑफिसर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब कि वहाँ की ना उन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी बना रखी जिसको नाम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ओके। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। उन्होंने लॉ पास कर दिया, चलिए ठीक है। और उसके बाद इलेक्शंस भी हुआ करते थे, नेशनल और प्रोविंशियल बेस पर इलेक्शंस हुआ भी करते थे। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर। इसी कारणवश हम कहेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, यस होते हैं। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुआ है, जिन्हें आपने वोट दिया है, उनके पास कुछ पावर भी है। हाँ ठीक है, यहाँ तक भी सही है। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। मगर जो फाइनल पावर है, जो आखिरी पावर है डिसीजन लेने की कि ये होगा ये नहीं, वो आर्मी ऑफिसर्स के
हाथों में और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथों में ही रेस्ट करते हैं, यानी कि उन्हीं के हाथों में है। वो जो कहेंगे वही होगा। अगर उनको पसंद नहीं आया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई डिसीजन तो वो उसे तुरंत बदल देंगे। ठीक है। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called a democracy. क्लियरली साफ साफ यहाँ पे कई सारे रीजंस हैं कि जो पाकिस्तान है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अंडर उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। यस, कई रीजंस हैं, बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ द रीजन। चलिए मगर इन सब में से ना किसी एक रीज़न पे ही फोकस करते हैं। कैन वी से डेट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रूलर्स हैं यानी कि जो शासक हैं जिन वो इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा पाकिस्तान में? क्वेश्चन पूछा गया है, सोचिए ज़रा। नॉट क्वाइट, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि जो हमने लोगों को वोट देकर भेजा है वही असली रूलर्स हैं। हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना होगा टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, अपनी नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज में लोगों ने वोट देकर उन लोगों को चुना होगा कि ये लोग जाएंगे। बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स, मगर वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना वो रियल रूलर्स नहीं थे, वो असली रूलर्स नहीं थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद सम आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल परवेज मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो फाइनल डिसीजन यानी कि आखिरी डिसीजन लेने की ताकत थी ना वो रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स, रेस्टेड का मतलब है आर्मी ऑफिशियल्स के पास थी, यानी कि सिर्फ वही ले सकते थे। और किसके पास थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। और इन सब में से कोई भी व्यक्ति जो है लोगों के द्वारा वोट देकर चुना नहीं गया था। समझे? दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज, ये सब कई सारी डिक्टेटरशिप्स और मोनार्कीज में हुआ है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। उनके वो जो है अपनी कंट्री के अंदर इलेक्शंस भी करवाते हैं, वो अपनी इलेक्टेड पार्लियामेंट भी रखते हैं, वो अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट भी रखते हैं, मगर जो रियल पावर है ना डिसीजन लेने की, जो डिसीजन लेने की रियल पावर है वो उनके पास नहीं होती। वो उनके पास होती है जिनको इलेक्ट नहीं किया गया, जो कि दूसरी तरफ से सरकार चला रहे हैं। उनके अंदर राजा महाराजा डिक्टेटर्स के अंदर वो आ सकते हैं, जैसे कई लोग आ सकते हैं, जनरल्स आ सकते हैं, उनके हाथों में होती है और उन्हें लोग वोट देकर नहीं चुनते। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो रियल पावर है ना फ्यू कंट्रीज यानी कुछ कंट्रीज के अंदर जो रियल पावर यानी कि असली पावर जो है वो कुछ एक्सटर्नल पावर्स के साथ है। वो कुछ एक्सटर्नल पावर्स के पास। एक्सटर्नल पावर्स का मतलब है कि रियल पावर के आपको कोई डिसीजन लेना है आपके हाथ में हो वो पावर, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेंगे ना कि हाँ अब फाइनल हामी जो भरी जाएगी वो किसी और के पास है जिसे आप जानते तक नहीं हो, और वो कोई दूसरा है जिसे लोगों ने वोट देकर नहीं चुना। एंड इन विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, वही बताया मैंने कि रियल पावर जो है डिसीजन लेने की वो उनके हाथों में है जिनको लोगों ने चुना है। ठीक है, वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो आखिरी मुहर लगती है ना कि हाँ अब तो यही होगा, वो कोई और ले रहा है उनके बदले। वो उनके बदले अब कोई और ले रहा है, कोई पास उनके उल्टा बैठा आदमी जिसको ना ही वो जानते हैं और ना ही लोगों ने उन्हें वोट दिया है। ठीक है, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, और ये पीपल रूल नहीं कहा जा सकता जहाँ पर डिसीजन लेने की जो ताकत है वो लोगों के पास ना होकर किसी ऐसे आदमी के पास है जिसे लोगों ने नहीं चुना। तो दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर। तो अब ये हमें ना डेमोक्रेसी का पहला फीचर देता है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर जो आखिरी डिसीजन मेकिंग पावर है वो उनके हाथों में होनी चाहिए जिनको लोगों ने चुना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डेमोक्रेसी के अंदर जो आखिरी डिसीजन लेने की ताकत है वो उनके हाथों में होनी चाहिए। मस्ट रेस्ट का मतलब हाथों में होनी चाहिए जिनको लोगों ने वोट दिया है, उनको चुना है। तो आप इस वाले फीचर को याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब क्लास एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, उन तक पहुँचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और उन्हें हमारा चैनल रेकमेंड करें, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।